नमस्कार, मैं अंजना चौधरी। आज का विषय है लिंकेज एंड लिंकेज मैप। पहला विषय है लिंकेज। वह जीन्स जो एक गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तथा एक साथ वंशानुगत होते हैं उनको संलग्न जीन्स तथा इन जीन्स से संबंधित लक्षणों को संलग्न लक्षण कहते हैं। जीन्स द्वारा एक साथ वंशानुगत होने तथा संतति में अपने पैतृक संयोग को बनाए रखने के प्रक्रम को जीन संलग्नता कहते हैं। If the genes are situated in the same chromosome and are fairly close to each other, they tend to inherit together. This type of coexistence of two or more genes in the same chromosome is called linkage. Example, human has 23 pairs, P has 7 pairs, Drosophila has 4 pairs of linked genes. किसी भी जाति में इन संलग्न समूहों की संख्या गुणसूत्र के जोड़ों से अधिक नहीं हो सकती। से मंडल उन्हीं जीन्स को देख रहे थे जो एक ही गुणसूत्र में संलग्न नहीं थे। संभवतः उनके द्वारा लिए गए 7 लक्षणों की जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित थी और मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के सिद्धांत की खोज की। अनुसार एक जीन्स में पाए जाने वाले सभी युग्म विकल्पी दूसरे जीन्स के युग्म विकल्पी को प्रभावित नहीं करते। परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस 1:1:1:1 होता है जो निम्नानुसार है। परंतु अब यह ज्ञात है कि अनेक लक्षणों के साथ साथ वंशानुगत होने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि जीन संलग्न है। उदाहरण दिए गए उदाहरण में रेखा की बाईं ओर के जीन्स एक गुणसूत्र पर होंगे और जो दाईं ओर होंगे वह समजात गुणसूत्र पर होंगे। इस परीक्षार्थ परिसंकरण में 1:1:1:1 जीन संलग्नता का प्रमाण है। थ्योरी रिलेटेड टू लिंकेज। प्रथम, सटन की परिकल्पना, सटन हाइपोथेसिस 1903। सटन ने दर्शाया कि प्रत्येक गुणसूत्र में एक से अधिक जीन्स होते हैं तथा मियोसिस के समय ये जीन्स एक साथ गति करते हैं। ये परस्पर संलग्न यानी लिंक्ड होते हैं। इस परिकल्पना का कोई प्रायोगिक प्रमाण न होने के कारण मान्य नहीं हुई। दूसरा है युग्मन प्रतिकर्षण का परिकल्पना, कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। यह परिकल्पना को बैटसन एवं पुनेट ने 1906 में दिया था। इस परिकल्पना का प्रयोग मटर में किया गया था। वैज्ञानिकों ने पाया कि फूलों का बैंगनी रंग, लाल रंग एवं लंबा परागकण गोल परागकण पर प्रभावी होता है। इस प्रयोग में नीले फूल लंबे परागकण यानी समयुग्मक प्रभावी युग्मक विकल्पी का संकरण, लाल पुष्प गोल परागकण यानी समयुग्मक अप्रभावी युग्म विकल्पी पौधे से कराया गया। जनरेशन में प्राप्त बैंगनी लंबे पौधे का विषम युग्मक हेट्रोजाइगस का संकरण लाल पुष्प गोल परागकण यानी समयुग्मक अप्रभावी होमोजाइगस रेसेसिव से कराया गया तो परिणाम 1:1:1:1 प्रत्याशित अनुपात की अपेक्षा 7:1:1:7 अनुपात प्राप्त हुआ, यानी नीले रंग गोल परागकण तथा लाल रंग लंबे परागकण दोनों का पुनर्गठन बहुत कम हुआ था। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पैतृक पौधे से आने वाले समस्त गुणों के युग्म विकल्पियों यानी एलील में एक साथ ही युग्मकों में आने की प्रवृत्ति होती है तथा ये एक साथ नई पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। इस प्रवृत्ति को उन्होंने कपलिंग और लिंकेज या संलग्नता बताया। बैटसन ने अपने दूसरे प्रयोग में दोनों प्रभावी लक्षणों अर्थात बैंगनी रंग व लंबे परागकणों को पृथक जनकों में और दोनों अप्रभावी लक्षणों अर्थात लाल पुष्प एवं गोल परागकणों को भी पृथक जनकों में लिया। परीक्षण क्रॉस अनुपात 1:7:7:1 प्राप्त हुआ, यानी पृथक पृथक जनकों से आए अनुवंशक में संतति में पृथक पृथक स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होने की प्रवृत्ति होती है। सिद्धांत मॉर्गन के अनुसार युग्मन और प्रतिकर्षण की दशा में क्रमशः 2 प्रभावी युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर तथा दोनों प्रभावी युग्म विकल्पी अलग अलग समांगी होमोजीनियस गुणसूत्र पर होते हैं। संलग्न जीन्स और ऐसी परिघटना को संलग्नता कहते हैं। चौथा, संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज बाय मॉर्गन कैसल 1911।
चौथा, सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज बाय मॉर्गन एंड कैसल 1911। इसके अनुसार जीन्स एक रेखित क्रम लीनियर डायरेक्शन में गुणसूत्र पर विन्यासित होते हैं। जीन्स सहलग्नता को प्रदर्शित करते हैं वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। संलग्न जीन्स की जितनी अधिक समीपता होगी उतनी अधिक सहलग्नता होगी। फिफ्थ, विभेदीय बहुगुणन सिद्धांत, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को वैज्ञानिक बेटसन ने 1930 में प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि लिंकेज कोशिकाओं में विभेदीय बहुगुणन डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत गुणों लक्षणों के विभिन्न युग्म उपस्थित होते हैं और ये लक्षणों के युग्म युग्मकों में निर्मित होने से पूर्व पृथक हो जाते हैं। इसके पश्चात पृथक पृथक युग्मक समूह अधिक तीव्रता से बहुगुणन करते हैं। क्रॉसिंग ओवर और सहलग्नता को समझाने के लिए मॉर्गन ने विभिन्न जीव जंतु और पौधों पर प्रयोग किए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक ही गुणसूत्र पर रहने वाले सभी जीन्स में एक साथ ही रहने की प्रवृत्ति होती है, जिसे जीन की सहलग्नता कहते हैं। परंतु सहलग्नता सदैव संपूर्ण नहीं होती, बल्कि यह आंशिक होती है। यह जीन्स विनिमय के कारण समाप्त या टूट जाती है। इससे पैतृक तथा अपैतृक दोनों प्रकार के गुणों के संयोग होते हैं। ये नए अपैतृक संयोग सहलग्न जीन्स के हैं। सहलग्नता का में आने वाले पैतृक लक्षणों का अध्ययन सहलग्नता के द्वारा किया जा सकता है। निर्माण के समय होने वाली भिन्नताओं की संभावनाओं को कम करती है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद। दूसरा विषय है लिंकेज मैप। गुणसूत्रों पर जीन्स की अपेक्षित स्थिति को प्रदर्शित करने वाले चित्र को गुणसूत्री मानचित्र या जीन मानचित्र कहते हैं। सहलग्नता मानचित्र के निर्माण की विधि। पहला, सहलग्नता समूह का निर्धारण। गुणसूत्र के मानचित्र के निर्माण से पूर्व सही गुणसूत्रों की संख्या, वाइल्ड टाइप म्यूटेंट टाइप का पता होना चाहिए। इससे कितने प्रकार के फिनोटाइप लक्षण आपस में साथ रह सकते हैं या संलग्न होते हैं और इनके निर्धारक तथा जीन्स की वंशागति के समय का ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि, मानचित्र दूरी का निर्धारण। प्रत्येक जाति के प्रत्येक संलग्नता समूह में जीन्स की कुल संख्या को ज्ञात कर प्रत्येक संलग्न जीन्स के बीच अपेक्षित दूरी को निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, मानचित्र दूरी का निर्धारण। प्रत्येक जाति के प्रत्येक संलग्नता समूह में जीन्स की कुल संख्या को ज्ञात कर प्रत्येक संलग्नता जीन्स के बीच अपेक्षित दूरी को निर्धारित किया जाता है। दो दिए गए ज्ञात जीन्स के बीच की दूरी को जीन विनिमय की प्रतिशत के अनुसार ज्ञात करते हैं। प्रत्येक कास्मा 50% जीन विनिमय उत्पन्न करता है, अतः 50% जीन विनिमय 50 सेंटीग्राम मानचित्र इकाई के बराबर होगा। तीसरा, जीन क्रम का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ जीन ऑर्डर। संलग्नता समूह के जीन्स के बीच की अपेक्षित दूरी को निर्धारित करने के पश्चात जीन्स को 3 उपयुक्त रेखित क्रम में आसानी से रख सकते हैं। के लिए यदि ABC 3 जीन्स का रेखित क्रम ज्ञात करना हो, उदाहरण वर्ग 1, यदि A जीन्स मध्य होता है BAC, इसमें B और C की दूरी समान नहीं होती है, तब A बीच में नहीं हो सकता। बाकी उदाहरण इसी प्रकार के ही हैं। अतः एक संलग्न समूह के जीन्स की अपेक्षित दूरी एवं क्रम पृथक खंडों में 2 बिंदु परीक्षार्थ संकरण एवं 3 बिंदु परीक्षार्थ संकरण में निर्धारित किया जा सकता है। तथा मानचित्र खंडों का संयोजन, कंबाइनिंग मैप सेगमेंट। एक गुणसूत्र के मानचित्र के सभी खंड संयोजित होकर 100 सेंटीमॉर्गन लंबे एक गुणसूत्र के पूर्ण आनुवंशिक मानचित्र को निर्मित करते हैं। उदाहरण, हम 3 निम्नलिखित मानचित्रों का संयोजन करते हैं। उदाहरण, हम 3 निम्नलिखित मानचित्रों का संयोजन करते हैं। जो जीन्स सामान्य रूप से संबंधित होते हैं उनको श्रेणीबद्ध करके प्रत्येक खंड को अध्यारोपित कर सकते हैं। अंत में तीनों खंडों को एक मानचित्र में संयोजन कर सकते हैं। पांचवा, गुणसूत्र में जीन्स की अपेक्षित स्थिति को स्थापित करना, लोकेटिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स इन ए क्रोमोसोम। संलग्न जीन्स के विभिन्न समूहों में जीन विनिमय के परिणामों के आधार पर जीन्स का गुणसूत्र पर आलेखन करते हैं। 2 जीन्स के बीच की दूरी इन जीन्स में
जीन विनिमय की संख्या के समान मानी जाती है। यदि जीन ए एवं बी में जीन विनिमय की 10% संभावनाएं हैं तो इनको गुणसूत्र में 10 मानचित्र इकाई की दूरी पर रखा जाता है। छठवां, व्यतिकरण तथा संपात, इंटरफियरेंस एंड कोइंसिडेंस। यदि 3 जीन्स का क्रम ए बी सी है और ए बी एवं बी सी का पुनर्संयोजन मान एक दूसरे से स्वतंत्र है, तब ए बी और बी सी के मध्य मान के गुणन द्वारा ए एवं ई के बीच दोहरे जीन विनिमय मान का पूर्व अनुमान किया जा सकता है। संपात एक घटना है जो 2 जीनों में एक समय एक ही साथ पर होती है, तब ये दोनों जीन्स एक दूसरे को संपाती करते हैं। अंत में ह्यूमन क्रोमोसोमल मैप। आशा करती हूँ आपको ये विषय समझ आया होगा। धन्यवाद।